नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरान। बात उत्तराखंड की लेकर हम हाजिर हैं। रोजाना 7 से 8 शाम को हम आपसे मिलते हैं और आज जब हम आपसे मिल रहे हैं तो विषय जो आज का हमारा है वो उस उत्तराखंड की बात बताने को लेकर हम हाजिर हैं जो कि प्राकृतिक आपदाओं से परेशान है। खासतौर से वो पहाड़ी इलाके जहां पर कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं से लैंडस्लाइड की घटनाएं आ रही हैं सामने, कहीं पर भारी बारिश हुई है, उस वजह से लोगों को परेशानी है। हमारे साथ स्वामी वीरेंद्रानंद जी मौजूद हैं जो कि संस्थापक हैं एशियन सत्कर्मा मिशन के। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका और बधाई आपको। सबसे पहले जो आप काम कर रहे हैं खासतौर से पिथौरागढ़ और आसपास के इलाकों में लोगों को जिस तरह से राहत पहुंचा रहे हैं, अपने आप में बहुत सराहनीय है। इसके लिए आप बधाई के भी पात्र हैं। आगे हम जानेंगे कि किस तरीके लोगों के हालात वहां पर क्या कुछ आप कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर एमपीएस बिष्ट जो कि डायरेक्टर हैं उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की, जियोलॉजिस्ट भी हैं। बहुत स्वागत है बिष्ट साहब आपका भी। आपसे हम जानेंगे क्यों इस तरह की स्थितियों में उत्तराखंड बार बार आता है, क्या हमको ऐसा खास करना चाहिए कि लोगों की परेशानियां हम थोड़ा और कम कर पाए, क्या पहले से कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है, उसके बारे में आपसे हम बात करेंगे। योगेश कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। योगेश जी आपका भी स्वागत है। योगेश जी टाइम्स ऑफ इंडिया में स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है। तो हमारे साथ सबसे पहले स्वामी वीरेंद्रानंद जी, आप ही से मैं सवाल लेना चाहती हूँ। सर सुन रहे हैं आप मुझे? आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्योंकि सराहनीय काम कर रहे हैं, समाज सेवा से बड़ा कोई काम वैसे भी कहा नहीं जाता है कि मनुष्य योनि में आए हैं तो जितना समाज को आप वापस दे पाए जिस भी तरह से वो बहुत बेहतर होता है और आप जैसे लोगों की समाज को बड़ी जरूरत होती है। क्या हालात है सर पिथौरागढ़ में, आसपास के इलाकों में, किस तरह की परेशानियां लोगों को, और आप अपनी संस्था के तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर कैसे लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं? सर्वप्रथम मैं हिलमिल चैनल के सभी बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपके इस चैनल के माध्यम से दुर्गम से अति दुर्गम क्षेत्रों की जो समस्याएं आज पड़ी हुई है उसको आप धरातल में ला करके अंतिम पंक्ति के लोगों तक इस समस्या का समाधान कराने में आप लोग सहयोग दे रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके साथ ही आज के इस हिलमिल के जितने भी दर्शक यहाँ पर मौजूद हैं उन सबका स्वागत और अभिनंदन। आपके द्वारा हमसे ये जाना गया कि पिथौरागढ़ में आपदाएं, पिथौरागढ़ की आपदा 2020 की नहीं है। जो हमें याद है कि 1977 में पहला भूस्खलन और पहला बादल फटा था कि तहसील धारचूला के खेला गांव के तावाघाट में, जहां पर 35 एसपीएफ के जवान जहां पर शहीद हुए थे। ये घटना 1977 की है जिसमें मेरे परिवार के श्रीमान श्री देव सिंह पाल जी, मेरे चाचा जी जो हेड मास्टर थे, उनकी भी जान गई थी। और तब से आज तक लगातार प्रतिवर्ष ये घटनाएं, चाहे वो सेबिया की, चाहे कंचूती की हो, चाहे मालपा की हो, चाहे मुनस्यारी में जो लाझाकिला की जो बादल फटने की जो घटना घटी थी, आज तक हम इस आपदा से नहीं उभरे हैं। इसलिए मैं पिथौरागढ़ जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, पिथौरागढ़ तो एक जनपद है, उसमें 4 विधानसभाएं हैं, गंगोली हाट से लेकर के धारचूला, डीडी हाट, इन क्षेत्रों में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो आज जो घटना घटी है 27 जुलाई को सबसे पहले मुनस्यारी के टाडा गांव में बादल फटने से 11 लोगों की जान चले गई थी। और तब से लगातार, अभी कल की ही बात है, सुबह 6 बजे धारचूला के जुम्मा गांव में 6 बजे बादल फटने से 5 किलोमीटर में रहने वाले जितने भी गांव के लोग थे वो सब उससे जो है कि आप पीड़ित है, जिसमें एक महिला कल उसमें मृत्यु हो गई है और उसकी अभी जो है कि शरीर प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी घटनाएं आज की नहीं, लगातार हो रही है। मिस्टर योगेश, मैं आपसे जान लेती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। आप हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट रहे हैं। और आपसे जो मैं जानना चाहती हूँ योगेश जी वो ये कि क्यों नहीं बदलाव आता है, क्योंकि आप स्टोरीज लगातार करते रहे हैं, ग्राउंड जीरो आप देखते रहे हैं कि क्या हालात हैं। हर बार ही तो इसी तरह की तस्वीरें हम देखते हैं, ऊपर से पानी बहा चला आ रहा है, साथ में मिट्टी पहाड़ बहे चले आ रहा है, लोग किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं।
बड़ी त्रासदियां अगर हम माइनस भी कर दें कि चलिए वो 5-7 साल के बाद एक बार देखने को मिलती है, लगातार ही तो हम देखते हैं, क्यों नहीं बदलाव आता है? क्या सिर्फ और सिर्फ हम इसको प्रकृति पर टाल सकते हैं, या ये मैन मेड भी है ये डिजास्टर? मिस्टर योगेश, आ रही है मेरी? कैन यू हियर मी? या हाँ, कोई भी नेचुरल डिजास्टर जो होता है, जैसे उत्तराखंड में है या किसी भी जगह, नेचुरल डिजास्टर होता है, उसके मैन मेड फैक्टर्स होते हैं बहुत ही राउंडेड वे में। अगर हम अभी सिर्फ लैंडस्लाइड्स की बात करें या मतलब जितने भी ये रेन की बात करें, तो इसमें 3-4 एस्पेक्ट्स हैं जो मुझे एज ए जर्नलिस्ट, जो मैंने स्टडी करा है जब से मैं उत्तराखंड में हूँ, हमें ये पता होता है एवरेज कितना हो रहा है, हमें ये पता होता है कि कहाँ कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, फ्लैश पॉइंट्स कौन कौन से हैं जहाँ पे पहाड़ दरक सकता है, हमें ये भी पता होता है कि वहाँ पॉपुलेशन कितनी है, हैबिटेशन कितना है। लेकिन एक जो बड़ा मतलब अनफॉर्चुनेट चीज है वो ये कि प्लानिंग में कहीं शायद कहीं हमारा प्रॉब्लम, मतलब कहीं गैप्स रह जाते हैं। जितने भी मतलब नाले हैं, नदियां हैं, जब भी ये अपने रेड मार्क जोन से ऊपर को उठती हैं, तो इसकी कोई एक मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग का सिस्टम होना चाहिए। 2013 जब से केदारनाथ फ्लैश फ्लड आए थे, उसके बाद से डॉपलर रडार की जरूरत और डॉपलर रडार की नीड पे बहुत एम्फेसिस हुआ, बहुत रिपोर्टिंग हुआ। लेकिन आज की डेट में भी कितने डॉपलर रडार लगे हुए हैं उत्तराखंड में, एवरीबडी नोज अबाउट, ये कोई छुपा नहीं है। डॉपलर रडार के न होने से हमें जो एक बारीक इंफॉर्मेशन आ सकती थी बादलों के कंसंट्रेशन की और प्रोबेबल रेनफॉल कोफिशिएंट की, वो अभी हमारे पास नहीं आती है उस एक्यूरेसी से जो एक्यूरेसी आनी चाहिए, नंबर 1। उसके बाद अगर हम एसडीआरएफ का रिस्पांस देखें, एसडीआरएफ अच्छे ट्रेन हो रखे हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो अच्छे से ट्रेनिंग करे हुए हैं, सब कुछ उनको इक्विपमेंट दिए हुए हैं, सब कुछ है। लेकिन एक जो बड़ी बेसिक सी चीज है वो ये, जो एक मेरे दिमाग में एक ये मैंने कई जगह डिस्कस भी करा है, उसको पॉइंट आउट भी करा है, जब हम गंगा के पोल्यूशन का मॉनिटरिंग सेंसर बेस्ड कर सकते हैं, ये पता लगाने के लिए गंगा कहाँ कहाँ से ज्यादा प्रदूषण आ रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, तो क्यों ना हम ऐसे जितने भी हमारे नदियां हैं, कितने हमारे जितने भी जल स्रोत हैं जो कि हमेशा हमारे को डेंजरस रहते हैं फ्लड्स के, क्यों ना हम उनकी मार्किंग करें। जहां तक बात है पहाड़ के दरकने की, ये एक बड़ा नेचुरल फिनोमेना है, इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं करा जा सकता, लेकिन फिर भी लैंडस्लाइड जोन बने हैं, उनकी मैपिंग हो सकती है, उनपे और ज्यादा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो सकते हैं कि कहीं अगर कुछ अनफॉर्चुनेट चीज हो रही है, उसको हम रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से कर सकें। ओके, मैं स्वामी जी आप ही के पास आती हूँ। स्वामी जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए जिनका जिक्र योगेश जी ने किया कि बहुत ज्यादा जगहों पर अगर इस तरह के नेचुरली कोई कैलामिटी आती है, तो फिर उसका ये होता है कि आपकी टीम्स हैं, सरकारी तंत्र है, वो काम करता है और जिसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है कि वो लोग काम कर भी रहे हैं। प्लस आप जैसे लोग आते हैं, कुछ और एनजीओ आते हैं जो इस तरह से एक मैनेज फॉर्म में काम करते हैं, लोगों तक मदद पहुंचाते हैं। वैसे में आपको अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो किस तरह से आपको मदद मिलती है? क्योंकि टेक्निकल चीजें बहुत सारी होती हैं, मान लीजिए संपर्क ही टूट गया है, आपको भी तो किसी तरीके से पता चलता है, आपका भी तो कोई मैकेनिज्म है, आपका वो मैकेनिज्म कैसे काम करता है? क्योंकि कई बार ये सूचनाएं आती हैं कि सूचना ही नहीं मिल पाई, जानकारी ही नहीं हो पाई कि फला जगह में बादल फटा और वहां पर इतना नुकसान हो गया, लेकिन आप जैसे लोगों को वो जानकारी भी मिल जाती है और मदद भी आप लोग पहुंचा देते हैं। वो कौन सा मैकेनिज्म है जो काम करता है? हाँ, हमारे पास टीम वर्क होता है। हमारे पास जो टीम होती है वो पहले से तैयार रहती है। जहां जहां अभी हमारे योगेश जी ने बताया कि हमें संभावना है कि इन जगहों पे ये घटनाएं घट सकती है, तो उससे पहले हमारे 10 या 15-20 लड़के हम पहले से वहां पर रख देते हैं। जैसे कहीं पर किचन चलाना है, सत्कर्मा किचन चलाना है, या उन लोगों को, आपदा के लोगों को एक से दूसरे स्थान पर हटाना है, रखना है, उसके लिए हम पहले से अपने लोगों को तैयार रखते हैं। जैसे कि मिसमेंट, जैसे कहा बिना प्लानिंग के अगर प्लानिंग आप सड़क खोद दे रहे हैं, तो विकास करना बहुत अति आवश्यक है। सड़क चाहिए हमें, गांव गांव तक सड़क चाहिए, लेकिन सड़क जब आप 10 मीटर ऊंची सड़क काटते हैं तो आप बिना रिटेनिंग वॉल को उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। बारिश होगी तो वो धसेगी, निश्चित वो मूवमेंट बना करके भूस्खलन होगा।
हम लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां तिब्बत से लेकर के काला पानी और क्या कहते हैं कि अपना काला पानी से लेकर के धारचूला, जौलजीबी, टनकपुर तक आप कम से कम 200-250 किलोमीटर की रेंज में देखिए, कहीं पर भी रिटेनिंग वॉल नहीं है, कोई भी तटबंध नहीं है। और उसी को अपोजिट में आप देखिए नेपाल कितना बड़ा काम कर रहा है, उसकी तरफ क्यों भूस्खलन नहीं होता है, हमारी तरफ भूस्खलन क्यों होता है, इसमें भी हमें स्टडी करनी चाहिए। जबकि हमारा क्षेत्र, उसका क्षेत्र बिल्कुल पड़ोस में है, उसके क्षेत्र में कहीं भी भूस्खलन नहीं आया, हमारे यहाँ क्यों आया? हमारे यहाँ इसलिए आया क्योंकि जगह जगह पर खनन हो रहा है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, तो उसका मिसमैनेजमेंट तो है ही है। तो प्लानिंग की वजह से काम क्या हो रहा है? 3 महीने तक हम काम बंद कर देना, मैंने कहा कि हमें अप्रैल और मई से ही हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में काम बंद कर देना चाहिए। इससे पहले भी मीनाक्षी जी, इससे पहले भी 7 दिन की और 8 दिन की, 10 दिन की लगातार बारिश होती थी, जो हमारे पहाड़ी में हम कहते हैं सतझड़ी, लगातार 7 दिन तक बारिश हो रही थी। आजकल तो बारिश ही नहीं हो रही है, तो इकोसिस्टम कहां से डिसबैलेंस हुआ? जब 7 दिन तक बारिश अगर यहाँ हो जाए तो मैं समझता हूँ तो रहना ही दुर्लभ हो जाएगा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जियोलॉजिस्ट के नाते भी और जो आप एक पोस्ट होल्ड करते हैं उसके नाते भी, हम कहाँ चूक कर रहे हैं? हम एज इन होल कहाँ पर गलती हो रही है कि बार बार पहाड़ को इस तरह की आपदा झेलनी पड़ती है, परेशानी झेलनी पड़ती है? टाइम पीरियड ये थोड़ा सा है, इसमें बहुत परेशानियां होंगी, बहुत सवाल उठेंगे, बहुत बातें होंगी, फिर उसके बाद सब कुछ एकदम एट पीस चला जाएगा, उसको लेकर कोई बात नहीं होगी, सबको लगेगा कि एवरीथिंग इज जस्ट फाइन और इधर नेक्स्ट टू फाइन, हम उसको लेकर बात नहीं करेंगे। क्या हमें ये अनवरत करते रहना होगा? और पहला जो मौजूद और बेसिक सवाल है वो तो यही है कि हमें क्यों बात करनी पड़ती है, हर साल ऐसा क्यों पड़ता है? जब मैं नारायण आश्रम की तरफ जा रहा था स्टडी के लिए, तो रास्ते में गांव पड़ता है पांगू, आप लोग पिथौरागढ़ की बात कर रहे होंगे, लैंडस्लाइड जो चल रहा है उसके बारे में बात कर रहे होंगे, उसी क्षेत्र का मैं स्टडी करके आया हूँ। और मैंने देखा कि पांगू गांव पे पहले गांव नहीं था, गांव उसके अपोजिट साइड में था, स्लोप में, लेकिन कई सालों से वो खुला पड़ा हुआ था। तो नई जनरेशन ने सोचा कि यार खुली जगह है, धूप भी यहाँ पे अच्छी आती है और मौसम भी मतलब ओपन स्पेस है, क्यों ना यहाँ पे घर बनाया जाए। और मॉडर्न कंसेप्ट में लोगों ने कुछ उस शब्द के महत्व को जाने बगैर वहां पे पहला एक घर बना, फिर दूसरा घर बना, फिर तीसरा बना और फिर गांव बस गया। और 2016 में वो संपूर्ण गांव, अगर आप देखेंगे ऊपर से नीचे तक लगभग 50, 30, 40 मकान जितने हैं, सारे के सारे, कोई दाएं मुड़ा हुआ है, कोई बाएं मुड़ा हुआ, और वो पूरा नीचे धसकता जा रहा है। 2016 में वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। देन यांकी सर, ही वाज सेक्रेटरी PWD दैट टाइम, एंड 2019 की बात है। उन्होंने मेरे से कहा कि डॉक्टर साहब आप वहाँ जा रखे हो, थोड़ा होगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारे गांव को भी देखो। मैंने कहा गांव का नाम क्या है? बोल पांगू। तो मैंने कहा जिस गांव का नाम ही पांगू है, उसमें गांव आप लोगों ने गांव बसाया कैसे? कह रहे नहीं पहले नहीं था, अब बसा। मैंने कहा यही तो बात है, you have avoid all the terminologies. Same thing happened in the Tapovan Vishnugad hydropower project. डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, 12 किलोमीटर की टनल बना रहे हैं जमीन के अंदर, हिमालय की जैसी सेंसिटिव जगह पे, जहाँ पे कि मैंने नहीं 1930s ऑनवर्ड हेमन गैंसर से लेके, ऑर्डन से लेके, प्रोफेसर केएस वाल्दिया से लेके, और आज मुझ जैसे छोटे से विद्यार्थी जो भू विज्ञान के हैं, वो तक ये मानते आए हैं कि ये हम लोग बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जियोलॉजिकल बहुत ही टेक्निकल टर्म है, और इसका पूरा विस्तार से वर्णन है, एक नहीं हजारों किताबों में कई थीसिस निकल चुकी हैं कि ये जो जोन होता है कम से कम 20 किलोमीटर का जोन है, जिसमें कि जो है किसी भी तरह की एक्टिविटीज से हमें बचना चाहिए। इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं लगातार आती हैं, बारंबार आती हैं, हर बार ये कोशिश होती है कि अगली बार शायद हम थोड़ी सी मदद इस तौर पर कर पाए कि या तो पहले से मदद लोगों को पहुंच पाए या पहले से उनको हम अवेयर कर पाए, लेकिन बावजूद उसके कुछ हद तक चीजें उतना पूरा नहीं हो पाती हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नाकामियां नाकाफियां रह ही जाती हैं। तो इस बार भी शायद वैसी ही स्थिति है
कि लोग परेशान हैं, बहुत सारे रास्ते अभी भी बंद हैं, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। लोगों का आना जाना एक तरफ है, जो रसद पहुँचाई जानी है, आपदा जहाँ पर आ गई वहाँ पर लोगों को मदद कैसे मिले वो एक चैलेंज है। तो इन सब चैलेंजेस से सरकार भी दो-चार हो रही है और बहुत सारे एनजीओज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो दो-चार हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक कैसे ना कैसे करके पहुँचा जाए और मदद उन तक पहुँचाई जाए। और इसी कड़ी में हमारी कोशिश थी कि आज हम लोगों को अवेयर की कर पाएँ, जानकारी दे पाएँ और बता पाएँ कि कहाँ किस स्तर पर क्या हो रहा है। और उसी कड़ी में स्वामी जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और हम एक बार फिर से एप्रिशिएट करते हैं और ये चाहेंगे कि लगातार आप जैसे लोग और भी आते रहें और इस तरह के काम होते रहें ताकि लोगों को अगर किसी तरह की मुसीबत है तो उनको मदद मिलती रहे। बहुत धन्यवाद आपका और बहुत सराहनीय प्रयत्न आपका। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। डॉक्टर बिष्ट आप जुड़े हमारे साथ हालाँकि थोड़ा-सा टेक्निकल शायद प्रॉब्लम रहा आज, थोड़ा-सा ऑडियो-वीडियो में परेशानी रही और कहीं-कहीं पर कनेक्टिविटी आजकल क्योंकि ऐसी है, मौसम भी एक उसमें एक बड़ा कारक है, लेकिन बावजूद उसके आपने इतना समय निकाला, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर बिष्ट हमारे साथ जुड़ने के लिए और योगेश आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी अहम जानकारियाँ दी क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है कि ग्राउंड ज़ीरो पर क्या हो रहा है, हम कहाँ पर कैसा अभी परफ़ॉर्म कर रहे हैं, ख़ास तौर से सरकार को अगर कहीं पर बताने की, चेताने की ज़रूरत है, तो वो आप जैसे लोग हैं जो लगातार करते रहते हैं और वो उसको एप्रिशिएट किया जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद आप जुड़े हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। तृप्ति भट्ट हमारे साथ जुड़ना चाहती थी एसडीआरएफ से लेकिन तृप्ति किन्हीं कारणों से हमारे साथ जुड़ नहीं पाई। लेकिन बावजूद उसके उनका बहुत-बहुत धन्यवाद इस लिहाज से क्योंकि एसडीआरएफ जिस तरह से काम कर रहा है, लोगों तक पहुँच रहा है, लोगों तक मदद पहुँचा रहा है, वो अपने आप में बहुत सराहनीय है। बहुत धन्यवाद उनका भी हम करना चाहेंगे, वो हमसे जुड़ना चाहती थी लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पाई हैं। तो बात उत्तराखंड की मैं आज के लिए इतना ही। हमारी कोशिश थी कि उस उत्तराखंड की आज बात की जाए जो कि थोड़ा-सा परेशान है प्राकृतिक आपदाओं के चलते, लेकिन कोशिश हो रही है कि जो लोग प्रभावित हैं उन तक पहुँचा जाए। सरकार भी कोशिश कर रही है, कुछ और लोग हैं, कुछ एनजीओज़ हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि उन तक पहुँचा जाए और कोशिश इस स्तर पर भी हो रही है कि इन आपदाओं की त्रासदी को कम कैसे किया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप जुड़े सभी हमारे साथ, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।